ये छात्रों, आप जो सामने चित्र देख रहे हैं, ये मानवीय पूंजी निर्माण से संबंधित चित्र है। मानव पूंजी क्या है? यदि शिक्षा हो, शिक्षित व्यक्ति हो, उसको प्रशिक्षण मिला हो, उच्च स्तर की खेती का उसे अनुभव हो, या कोई उद्योग कारखानों में हो, उच्च प्रशिक्षित श्रमिक के रूप में काम कर रहा हो, ये सब मानवीय पूंजी के अंतर्गत आते हैं। इनसे हमें मानवीय पूंजी के बारे में पता चलता है। आज मुख्य रूप से हमारे पाठ के अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे उसमें मुख्य बिंदु पूंजी क्या है, मानवीय पूंजी क्या है, मानवीय पूंजी निर्माण के स्रोत क्या हैं, मानवीय पूंजी निर्माण की समस्याएं कौन कौन सी हैं, और हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इन पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आप अपने उत्तर पुस्तिकाओं में कुछ मुख्य चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको अवश्य नोट कर रखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजी। पूंजी, यदि आप किसी व्यक्ति से पूंजी के बारे में हम पूछें तो केवल पूंजी मतलब पैसा या फिर उसका मकान, उसका जमीन जायदाद, इन चीज़ों को वो पूंजी कह देता है। छात्रों, ये पूंजी होती है, लेकिन अर्थशास्त्र में एक और पूंजी की बात करते हैं हम। इसलिए पूंजी के विषय में हमारे प्रमुख अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा था कि प्रकृति के निःशुल्क उपहारों के अतिरिक्त वह सभी संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। ये मार्शल की परिभाषा है पूंजी की, कि पूंजी क्या है? प्रकृति के निःशुल्क उपहारों के अतिरिक्त वह सभी संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। तो विशिष्ट अर्थों में पूंजी क्या है? मनुष्य द्वारा उपार्जित किए गए धन का वह भाग है जिसका प्रयोग और अधिक धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। एक हम आपको दूसरी परिभाषा बताएं। प्रोफेसर चैपमैन ने भी पूंजी की परिभाषा दी है। उनके अनुसार वह धन, पूंजी वह धन है जो आय प्रदान करती है अथवा इस उद्देश्य के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। ये पूंजी की परिभाषाएं थी। पूंजी दो प्रकार की होती है, एक भौतिक पूंजी, दूसरे मानवीय पूंजी। भौतिक पूंजी क्या होती है? तो अभी हमने चर्चा की थी। भौतिक पूंजी जैसे हमारे पास जमीन है, मकान है, दुकान है, संपत्ति है, कारखाने हैं आदि, ये सभी चीज़ें भौतिक पूंजी के अंतर्गत आती हैं। परंतु विद्यार्थियों, आज हम आपसे मानवीय पूंजी के विषय में चर्चा करेंगे। हम चलते हैं, मानवीय पूंजी क्या है? मानवीय पूंजी से आशय किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या, शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण से संबंधित होती है। मानवीय पूंजी किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या, शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण से संबंध रखती है। तो मानवीय पूंजी को हम यदि एक परिभाषा के रूप में लिखें तो देश की जनसंख्या के साथ साथ उसकी गुणात्मक विशेषताएं जैसे शिक्षा, कौशलता, प्रशिक्षण, उत्पादकता को मानव पूंजी में सम्मिलित किया गया है। तो मानव पूंजी, जैसे हम बात कर रहे थे कि भौतिक पूंजी क्या है, कि भूमि को फैक्ट्री में बदल देना,
भूमि पर कारखाने लगा देना, ये भौतिक पूंजी। अब उसी प्रकार यदि कोई छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद, वैज्ञानिक बन करके और वो अपने देश राष्ट्र की को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है, तो वो मानव संसाधन के अंतर्गत आ गया। वो क्या हो गया? मानव संसाधन। तो हम मानवीय पूंजी में मुख्य रूप से हमारे देश की जनसंख्या की शिक्षा और उनका प्रशिक्षण, उनकी कुशलता के बारे में चर्चा करते हैं। मानवीय पूंजी के स्रोत क्या है? तो मानवीय पूंजी के आपको स्रोत बता रहा हूं मैं। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगार एवं रोजगार प्राप्ति हेतु स्थान परिवर्तन, ये सब मानवीय पूंजी के निर्माण के स्रोत हैं। मानवीय पूंजी, मानव जब शिक्षित हो जाता है, प्रशिक्षित हो जाता है, तो मानवीय पूंजी बन जाता है उस देश में। तो शिक्षा मानव पूंजी निर्माण का सर्व प्रमुख माध्यम है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अपने ज्ञान से, कौशल से, बुद्धि का प्रयोग करके अपना, अपने परिवार का, अपने देश को समृद्ध बना सकता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षित व्यक्ति उस देश की मानव पूंजी कहलाती है। शिक्षा लेने के बाद प्रशिक्षण की बहुत अहम भूमिका होती है। आप लोगों को पता हो कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाए लेकिन अपने कार्य के प्रति कुशल ना हो, तो फिर वो शिक्षा उसकी उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है, क्योंकि प्रशिक्षित व्यक्ति अपने कार्य को कुशलतापूर्वक पूर्ण करता है। कुशलतापूर्वक का मतलब उस कार्य को करने में जिन जिन संसाधनों की जिस प्रकार से आवश्यकता होती है, वो उन संसाधनों का उस हिसाब से प्रयोग करता है। किसी भी संसाधन को वो बर्बाद नहीं होने देता है। आपने देखा होगा कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए अन्य स्थानों में, अन्य देशों में, अन्य संस्थानों में भेजती हैं, और उनका जो खर्च होता है प्रशिक्षण पे, वो कंपनियां खुद उठाती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? कभी इस बात पे आपने ध्यान दिया? इसलिए करती हैं जिससे कि वो व्यक्ति प्रशिक्षित होने के बाद अपने कार्य में बहुत कुशल हो जाए। अब जब वो खर्च खुद वहन करती हैं, तो इस बात का उनसे जरूर वचन ले लेती हैं कि प्रशिक्षण उपरांत उन्हें एक निश्चित अवधि तक उस कंपनी में कार्य करना होगा, क्योंकि प्रशिक्षण के उपरांत उन्होंने जो खर्च किया है उसका लाभ उस कंपनी को मिलना चाहिए। तीसरा स्वास्थ्य है। तो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो किसी राष्ट्र के अमूल्य धरोहर होता है। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वो अपने राष्ट्र पर एक बोझ के रूप में रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य भी मानवीय पूंजी निर्माण का एक प्रमुख स्रोत है। कार्य कुशलता के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ व्यक्ति का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि वह अपने कार्य को उचित ढंग से बहुत अच्छी प्रकार से कार्य करता है। कभी कभी आप लोगों ने कभी सुना भी होगा कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। एक अन्य पॉइंट है अपना रोजगार एवं रोजगार प्राप्ति हेतु स्थान परिवर्तन। तो रोजगार की जानकारी बहुत आवश्यक होती है। व्यक्ति रोजगार प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर
अपना स्थान परिवर्तन भी करता है। और वो स्थान परिवर्तन क्यों करता है? क्योंकि कभी कभी उसे अच्छा वेतन मिलता है, अच्छे भत्ते मिलते हैं, या अच्छी कंपनी में जाकर के वो जब कार्य करता है तो उस पर वो आवागमन पर व्यय भी कर लेता है। तो ये रोजगार प्राप्ति है तो स्थान परिवर्तन भी मानवीय पूंजी के एक प्रमुख स्रोत के रूप में सामने आता है। तो ये 4 पॉइंट्स जो हमारे मानवीय पूंजी के स्रोत के हैं। अब हम बात करें कि मानवीय पूंजी निर्माण में समस्याएं क्या क्या होती हैं। समस्याएं बहुत सारी होती हैं। हम कुछ मुख्य समस्याओं के बारे में आपसे आज चर्चा करेंगे। अभी आपने इतना समझ लिया होगा कि पूंजी और मानवीय पूंजी में क्या अंतर होता है, मानवीय पूंजी क्या है, और मानवीय पूंजी के निर्माण के स्रोत कौन कौन से हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मानवीय पूंजी निर्माण की समस्याएं क्या हैं। प्रिय छात्रों, जनसंख्या वृद्धि, प्रतिभा पलायन, जनशक्ति नियोजन का अभाव, वित्तीय संसाधनों की कमी, ये कुछ प्रमुख समस्याएं हमारे मानवीय पूंजी निर्माण में आती हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि जो होती है कि जब जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, अधिक वृद्धि होती है, और उस वृद्धि के अनुपात में जब हमारे पास संसाधन नहीं बढ़ पाते हैं तो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। वो मानवीय ना तो हम उस जनसंख्या के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर पाते हैं, ना उस जनसंख्या के लिए हम प्रशिक्षण की व्यवस्था कर पाते हैं। तो वो मानवीय पूंजी निर्माण में जनसंख्या वृद्धि एक समस्या बन जाती है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि उतनी होना चाहिए जितने हमारे पास उनको शिक्षित करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए संसाधन हो। दूसरा होता है प्रतिभा पलायन। प्रतिभा क्या होती है? तो हम ये देखते हैं जब कोई प्रतिभावान व्यक्ति कभी कभी अच्छे वेतन के लिए या अच्छे अवसरों के लिए अन्य स्थानों पर या अन्य देशों में चले जाते हैं, तो उसका जो हमें उपयोग, हमें फायदा मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो निर्माण में सहयोग देंगे वो कहाँ पर देंगे? अगर वो दूसरे देश में चले गए तो उस देश के लिए हो जाता है। इसलिए प्रतिभाओं का पलायन भी निर्माण, मानवीय निर्माण की पूंजी की समस्या होती है। प्रतिभाओं को अपने देश में ही कार्य करना चाहिए। जनशक्ति नियोजन का अभाव। जनशक्ति नियोजन क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जनशक्ति नियोजन, इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई योजना बनाते हैं तो उस योजना में इस बात का आकलन अवश्य किया जाना चाहिए कि हमें इस कार्य में किस प्रकार की मानव शक्ति की और कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, किस प्रकार की कितनी मात्रा में मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। देखिए, श्रमिक वर्ग भी चाहिए पड़ता है आपको, टेक्नीशियन वर्ग भी चाहिए पड़ते हैं अपने को, मैकेनिकल भी चाहिए पड़ते हैं। तो हम यदि कोई योजना बनाते हैं तो हमें इन चीज़ों को अलग अलग पहले आकलन जरूर करना चाहिए। यदि हम ये आकलन नहीं करेंगे तो फिर हमें निर्माण में समस्या होगी। यही कहलाता है हमारा जनशक्ति नियोजन, उस चीज का आकलन। और आखिरी पॉइंट आपके सामने है वित्तीय संसाधनों की कमी। देखिए, वित्त पैसा बहुत प्रभावित करता है हर चीज को। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम अपने प्रशिक्षण नहीं करवा पाते,
उतनी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है, मानवीय पूंजी निर्माण में समस्या आती है। यदि हम अपने यहाँ के नागरिकों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे तो वो फिर मानवीय पूंजी के अंतर्गत नहीं आ पाएंगे। तो वित्त, पैसा, ये जो है मानवीय पूंजी निर्माण में समस्या होता है। आगे हम बात करते हैं कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास किए गए। प्रिय छात्रों, आप लोगों को पता होगा कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति बहुत खराब स्थिति में थी। स्त्री शिक्षा भी बहुत खराब स्थिति में थी। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश में का विकास भी नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षा मानवीय पूंजी के निर्माण का सबसे प्रथम पॉइंट होता है। अब हम बात करें कि शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में। एक अर्थशास्त्री हमारे यहाँ हुए हैं प्रोफेसर सिंगर। उन्होंने कहा है कि शिक्षा में किया गया विनियोग केवल उत्पादक ही नहीं होता बल्कि यह बढ़ता हुआ प्रतिफल भी प्रदान करता है। सिंगर ने जो कहा है, शिक्षा में किया गया विनियोग केवल उत्पादक ही नहीं होता बल्कि यह बढ़ता हुआ प्रतिफल भी प्रदान करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा हमेशा आगे आगे बढ़ते हुए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे देश में जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। अगर हम अभी बात कर रहे थे साक्षरता दर की, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त आप एक टेबल देख रहे होंगे, 1951 में हमारे देश की साक्षरता दर बहुत कम थी, 16.67%। 16.67%। इसके बाद हमारी सरकार ने शिक्षा के बढ़ाने के लिए बहुत उपाय किए, कोई बहुत ज़्यादा कार्य किए। 1981 आते आते हमारे यहाँ 43.57% साक्षरता दर हुई। इसके बाद 1991 में 52.21%, 52.21% हुई। 2001 में हमारे यहाँ साक्षरता दर 65.20% हुई और बढ़ते बढ़ते 2015-16 में 76% हमारे यहाँ साक्षरता दर हुई है। तो हमारे देश में शिक्षा के विकास में हमारी सरकार ने बहुत काम की है। शुरू से ही शिक्षा के विकास के लिए प्रयत्नशील रहे, कई योजनाएं बनाई जिससे हम 16.5 के लगभग जो हमारा साक्षरता दर थी उसको आज हम 76% तक लाने में कामयाब हो गए हैं। इसके साथ स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है। स्त्री शिक्षा को भी बहुत बढ़ावा दिया और हम देखते हैं कि आज हमारे यहाँ स्त्री शिक्षा के कारण बहुत सारे पदों पर स्त्रियां काम करती हैं और वह अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान भी दे रही हैं। अब शिक्षा जब हमारे यहाँ प्रतिशत बढ़ा है तो कैसे कैसे शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा होगा। हमारे देश में शिक्षा के विकास हेतु हमारी सरकार ने कौन कौन से कार्य किए हैं, उन कार्यों के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो अब आप देखें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये शिक्षा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये अधिनियम क्या है? तो इसमें
6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। सन 2002 में भारत सरकार ने 86वें संवैधानिक अधिनियम में एक नई धारा जोड़ी, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार जब बना दिया गया तो इसे सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमने मौलिक अधिकार बनाया है, इसे सुनिश्चित करने के लिए 2009 में शिक्षा निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम बनाया गया। इसको हम बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। अधिनियम बना 2009 में और इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में। तो ये हमारे सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के जो बच्चे हैं, उनको सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया। इसके साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है? क्या जब पढ़ाई की एक उम्र निकल जाती है तो फिर व्यक्ति अपने रोजगार में, अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी उसके जीवन में अखरती रहती है। इसलिए हमारी सरकार ने एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बनाया था। इसके अंतर्गत 15 से 35 वर्ष आयु समूह के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाकर उनके लिए साक्षर किया गया था। 15 से 35 वर्ष आयु समूह के लोगों के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उनके लिए साक्षर करने का प्रयास किया गया। इससे भी हमारी साक्षरता दर बढ़ी। और भी बहुत सारी योजनाएं बच्चों के लिए चलाई गई, जैसे मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन निःशुल्क वितरण होता है। 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक कक्षाओं में, मतलब कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों हेतु पौष्टिक आहार प्रदान करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 15 अगस्त 1995 से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए। फिर इसे आगे बढ़ाया गया और 2008-9 में इस योजना को कक्षा 8 तक बढ़ा दिया गया। अभी हमारे यहाँ कक्षा 1 से 8 तक ये योजना चालू होती रहती है। इसके अतिरिक्त और भी निःशुल्क पुस्तक वितरण योजना, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं पढ़ाई के लिए। तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। इनसे तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण से व्यक्ति का कौशल विकास होता है। कौशलता जब उनकी बढ़ती, कुशलता जब बढ़ती है तो वे अपने कार्य को अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे मानवीय पूंजी निर्माण के जो स्रोत हैं उनमें हमें प्रशिक्षण भी हमारे लिए आवश्यक होता है। तो ये तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ाने हेतु इंजीनियरिंग कॉलेज, तकनीकी कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई और इसके अतिरिक्त स्त्री साक्षरता पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया। तो प्रिय छात्रों, अभी अभी हमने जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए जो योजनाएं थी इनके बारे में आपको बताया। अब हम फिर से इस अध्याय को यदि एक बार देखना चाहें तो हमने इस अध्याय में अभी पढ़ा कि पूंजी और मानव पूंजी ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। पूंजी क्या होती है, मानव पूंजी क्या होती है,
और मानवीय पूंजी के निर्माण की समस्याएं कौन कौन सी हैं, मानवीय पूंजी निर्माण के स्रोत क्या क्या हैं, और हमारे देश में शिक्षा के विकास के लिए हमारी सरकार ने कौन कौन से कार्य किए हैं। ये सब आप लोगों को एक अच्छी तरह से आप लोग इसको याद करें, समझें। अब हम आपको कुछ गृह कार्य भी दे रहे हैं, आप कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट करें और इनके उत्तर इनमें से ही लिखें और देखें। तो गृह कार्य में हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि मानवीय पूंजी का अर्थ बताइए। मैंने आपको परिभाषा मानवीय पूंजी की प्रारंभ में ही बताई है। मानवीय पूंजी का अर्थ बताइए। दूसरा, मानवीय पूंजी निर्माण के स्रोत कौन कौन से हैं। मानवीय पूंजी निर्माण के स्रोत कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा के विकास हेतु हमारे देश में किए गए कोई 3 प्रयास लिखिए। शिक्षा के विकास हेतु हमारे देश में किए गए कोई 3 प्रयास लिखिए। वह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हम अध्ययन करने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर लिखें, याद करके लिखें। आगे हम यदि पूरा पाठ पढ़ने के बाद एक छोटा सा यदि हम टेस्ट लें तो बहुत छोटा सा टेस्ट आपके लिए हमने यहाँ बना के दिया है। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। 1991 में हमारे देश में साक्षरता दर, भौतिक पूंजी, 2001 में हमारे देश में साक्षरता दर, मानवीय पूंजी और मानवीय पूंजी निर्माण की समस्या। इनके उत्तर आपको सामने तकनीक, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षित जनसंख्या 65.20%, 52.21%। इनके उत्तर आप लिखिए। मैं आपको बता देता हूँ। 1991 में हमारे देश में साक्षरता की जो दर थी वो 52.21% थी। भौतिक पूंजी तकनीक कहलाती है। 2001 में हमारे देश की साक्षरता की दर 65.20%। मानवीय पूंजी जो होती है वो शिक्षित जनसंख्या होती है और मानवीय पूंजी निर्माण की समस्या जनसंख्या वृद्धि है। तो प्रिय छात्रों, आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। आप इसे अच्छी तरह से लिखें, याद करें। धन्यवाद।